ठीक है, चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आइए समझते हैं द फॉल ऑफ शेख हसीना, मतलब एक ऐसा घटनाक्रम जिसने सच में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और एक पूरे देश की राजनीति को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। 15 साल, जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है ना। साल 2009 से लेकर 2024 तक बांग्लादेश की सत्ता के बिल्कुल शीर्ष पर एक बेहद ताकतवर नेता का शासन रहा। इतने लंबे समय तक एक देश का इतना मजबूत नेतृत्व करने के बाद शायद ही किसी ने इस तरह के अचानक और पूरी तरह से खत्म हो जाने वाले पतन की कल्पना की होगी। सत्ता के एकदम शिखर से लेकर रातों रात बेदखल होने तक की ये कहानी अब इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। और अब इस ऐतिहासिक पतन के ठीक केंद्र में एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा मौजूद है। वो आंकड़ा है 1400। कथित तौर पर 1400 लोगों की जान जाने का ये आंकड़ा ही उन गंभीर कानूनी कार्यवाहियों का मुख्य आधार है जिनका सामना पूर्व प्रधानमंत्री को करना पड़ रहा है। ये संख्या अपने आप में इस पूरी स्थिति की भयावहता को बिल्कुल साफ साफ बयां करती है। सेक्शन 1, अ हिस्टोरिक डेथ सेंटेंस, यानी एक ऐतिहासिक मौत की सजा। तो चलिए सीधे इस कहानी के क्लाइमैक्स से शुरू करते हैं ताकि हम समझ सके कि मामला कितना गंभीर है। 17 नवंबर को अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई। जी हां, मौत की सजा। ये फैसला इस बेहद संगीन आरोप पर आधारित है कि उन्होंने कथित तौर पर बांग्लादेश की सेना और पुलिस को उन 1400 लोगों को मारने के आदेश दिए थे। एक देश का सर्वोच्च नेतृत्व करने वाले व्यक्ति पर ऐसा आरोप और फिर ये न्यायिक फैसला, इसने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भूचाल ला दिया है। सेक्शन 2, द जॉब कोटा कैटलिस्ट, वो चिंगारी जिसने इस आग को भड़काया। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ। ये कोई रातों रात हुआ विद्रोह नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी असमानता थी। जरा इन नंबरों को देखिए। एक तरफ केवल 44% मेरिट सीटें हैं और दूसरी तरफ 56% आरक्षित यानी रिजर्व्ड सीटें। सिविल सेवा की नौकरियों से जुड़ा ये रोजमर्रा का संघर्ष ही वो मुद्दा था जिसने युवाओं के बीच उस भारी निराशा और गुस्से को जन्म दिया। अगर हम इस 56% वाले हिस्से का गणित समझें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी पूरे 30% बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षित था। इसके बाद 10% महिलाओं के लिए, 10% पिछड़े जिलों के लिए, 5% आदिवासी आबादी के लिए और 1% विकलांग व्यक्तियों के लिए। अब इन आंकड़ों को देखकर ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि क्यों छात्रों के एक बहुत बड़े वर्ग को लगने लगा था कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ही उनके खिलाफ खड़ा है। तो इन आंकड़ों का नतीजा क्या हुआ? छात्रों की मुख्य शिकायतें बिल्कुल स्पष्ट थीं। उनका तर्क था कि इस भारी भरकम आरक्षण प्रणाली के कारण ऐसे उम्मीदवार भी नौकरियां हासिल कर रहे थे जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड कमजोर था, और दूसरी तरफ वो छात्र जो दिन रात एक करके तैयारी कर रहे थे, उनकी मेहनत का उन्हें कोई फल नहीं मिल रहा था। इसी अन्याय की भावना ने एक बड़े आंदोलन को जन्म दिया, जिसकी बस एक ही मांग थी, इस आरक्षण व्यवस्था को तुरंत खत्म किया जाए। सेक्शन 3, प्रोटेस्ट्स एंड वायलेंट क्रैकडाउन, विरोध प्रदर्शन और हिंसक कार्यवाही। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे परवान चढ़ता है। एक परीक्षा और सरकारी नौकरी का विवाद कैसे एक खूनी संकट में बदल गया, ये टाइमलाइन सच में हैरान करने वाली है। जुलाई 2024 में छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू होता है और शूट एट साइट यानी देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। उसके महज एक महीने बाद अगस्त में शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ता है और फिर 17 नवंबर को मौत की सजा सुना दी जाती है। 15 साल का वो अजेय शासन बस कुछ ही महीनों में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जुलाई 2024 के उन विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए सरकार ने एक बेहद सख्त कदम उठाया। पुलिस और सेना को स्पष्ट रूप से शूट एट साइट के आदेश दे दिए गए। इस फैसले का परिणाम ये हुआ कि देश भर में बड़े पैमाने पर हिंसक झड़पें शुरू हो गईं। भारी अशांति फैली और जैसा कि हमने पहले देखा, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। यही वो मोड़ था जहां छात्रों का गुस्सा पूरे देश के गुस्से में बदल गया। अब ये कोई आम प्रदर्शन नहीं था। सेक्शन 4, फ्लाइट टू इंडिया, भारत की ओर पलायन। इस भारी जनाक्रोश का अंतिम परिणाम सत्ता के उस केंद्र पर पड़ा जिसे एक समय पर पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता था। अगस्त 2024 आते आते हालात इतने बेकाबू हो गए कि उग्र प्रदर्शनकारी सचमुच उनके आधिकारिक आवास के अंदर घुस गए थे। वो बिल्कुल उनके दरवाजे तक आ पहुंचे थे। इस जानलेवा स्थिति से बचने के लिए एक बेहद नाटकीय और इमरजेंसी कदम के तहत शेख हसीना को हेलीकॉप्टर के जरिए अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। तो अब
इस पूरी कहानी के सामने आने के बाद हम सबके सामने एक बहुत बड़ा और बेहद प्रासंगिक सवाल खड़ा होता है। शेख हसीना वर्तमान में भारत सरकार के संरक्षण में हैं। तो ऐसे में इस बेहद जटिल भू-राजनीतिक टकराव यानी जियोपॉलिटिकल स्टैंड ऑफ में आगे क्या होने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को तय करेगा।